नमस्कार, एडुसेट ब्रॉडकास्ट पर आप सभी का स्वागत है। मैं पूनम यादव शिक्षा विभाग हरियाणा की ओर से बायोलॉजी के इस सेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है एक्सक्रीशन। प्यारे बच्चों, आप सभी अच्छे से जानते हैं कि डाइजेशन की प्रोसेस के द्वारा लिया जाने वाला भोजन सभी जीवों में डाइजेस्ट होकर अर्थात पचने के बाद कुछ ऐसे व्यर्थ पदार्थ रिलीज होते हैं जिनका शरीर से बाहर जाना अत्यंत आवश्यक है। अगर ये व्यर्थ पदार्थ शरीर से बाहर ना निकाले जाएं, तो हमारे शरीर में अनेक प्रकार की एबनॉर्मेलिटीज़ या बीमारियां इनके कारण हो सकती हैं। आज का हमारा लेसन इसी से संबंधित है, एक्सक्रीशन अर्थात उत्सर्जन, विच इज़ द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजीनस वेस्ट मटेरियल्स, अर्थात नाइट्रोजन युक्त पदार्थों का शरीर से बाहर निकालना। Scope of the lecture is to know about excretion, human excretory system and structure of nephron, renal pressures, mechanism of excretion and renal disorders. After the completion of lecture, students, you will be able to know that what is excretion, अर्थात उत्सर्जन क्या है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है और मिनी किडनी या नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर क्या होता है, रीनल प्रेशर्स क्या हैं और मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन किस प्रकार से होता है, और अगर किडनीज भली भांति कार्य ना कर पाएं तो उनसे होने वाले रीनल डिसऑर्डर्स कौन से होते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द टुडेज टॉपिक, दैट इज एक्सक्रीशन. Excretion is the elimination of metabolic wastes from the animal's body to regulate the composition of body fluids and tissues. हमारे शरीर से उत्सर्जित होने वाले नाइट्रोजीनस वेस्ट्स जिनका कि शरीर से बाहर जाना अत्यंत आवश्यक होता है ताकि हमारे बॉडी के फ्लूइड्स या बॉडी में फ्लूइड्स की कंपोजिशन सामान्य रूप से रह सके। डिपेंडिंग अपॉन द वेस्ट मैटर एक्सक्रीटेड, जिस प्रकार का व्यर्थ पदार्थ एक्सक्रीट आउट किया जाता है, द एक्सक्रीशन कैन बी ऑफ फॉलोइंग टाइप्स. फर्स्ट, अमोनोटेलिज्म, यूरियोटेलिज्म, यूरिकोटेलिज्म एंड अमीनोटेलिज्म. अमोनोटेलिज्म अर्थात जिसमें एक्सक्रीटरी मटेरियल अमोनिया होता है जो कि एक्वेटिक एनिमल्स में होता है. यूरियोटेलिज्म जिसमें यूरिया एज एन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बाहर निकलता है. यूरिकोटेलिज्म जिसमें यूरिक एसिड एक्सक्रीटरी मटेरियल के रूप में बाहर निकलता है जो कि डेजर्ट एनिमल्स में अधिकांश रूप से और बर्ड्स वगैरह में पाया जाता है. अमीनोटेलिज्म जिसमें अमीनो एसिड्स एक्सक्रीट आउट किए जाते हैं. इस फिगर में आप देख सकते हैं ऊपर फिश की पिक्चर दिखाई हुई है जिसमें अमोनोटेलिज्म के बारे में बताया गया है क्योंकि फिशेज में इस प्रकार का एक्सक्रीशन देखा जाता है. नीचे जो पिक्चर है वो एक डेजर्ट एनिमल का दिखाया गया है जिसमें यूरिकोटेलिज्म देखने को मिलता है क्योंकि डेजर्ट एनिमल्स को वाटर कंजर्व करने की अधिक आवश्यकता होती है. नाउ लेट अस कम टू ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम. ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ अ पेयर ऑफ किडनीज, अ पेयर ऑफ यूरेटर्स, a urinary bladder and a urethra. This picture shows the complete human excretory system showing two kidneys, and to the kidneys are linked long tubular structures which are two ureters. The two ureters then lead into a single bladder like structure which is called as urinary bladder, and the urinary bladder opens out by a single urethra. In this picture the diagram of kidney is shown, and above the kidney an irregular structure is present which is called as adrenal gland. This adrenal gland is an endocrine gland. Rest is the structure of kidney showing outer part which is called as cortex and inner part which is called as medulla. To the inner side of kidneys, two blood vessels are also associated. One is called as renal vein and second is called as renal artery. Vein is shown in blue color and artery is shown with red color. From the center of kidney, a
ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इज बीइंग ओरिजिनेटिंग, बाहर निकल रही है किडनी से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसे यूरेटर कहते हैं। इस पिक्चर में आप किडनी के चित्र को और डिटेल में और भली भांति देख सकते हैं, जिसमें आउटर लेयर कॉर्टेक्स दिखाई गई है। कॉर्टेक्स की जो कवरिंग है उसे कैप्सूल कहते हैं और किडनी में कई भागों का विभाजन दिखाया गया है जिसे रीनल पेपिला का नाम दिया गया है। रीनल पेपिला के मध्य में अर्थात किडनी के मध्य का जो भाग है उसे रीनल पेल्विस कहते हैं और रीनल पेल्विस के स्थान पर रीनल आर्टरीज और वेन्स दोनों नजर आ रही हैं। रीनल आर्टरीज और वेन्स के नीचे यूरेटर दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से किडनी के अलग अलग भाग इस चित्र से भली भांति प्रदर्शित हो रहे हैं। Now let us come to the structure of nephron. Nephron is also called as the structural and functional unit of kidneys. यानी इसे मिनी किडनी के नाम से भी कहा जाता है और प्रत्येक किडनी में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। प्रत्येक नेफ्रॉन के 2 पार्ट्स होते हैं। पहला भाग कहलाता है मेलपीजियन या रीनल कॉर्पस्कल और दूसरा भाग कहलाता है रीनल ट्यूब्यूल। इस चित्र में नेफ्रॉन का डायग्राम दिखाया गया है जिसमें सबसे ऊपरी भाग मेलपीजियन और रीनल कॉर्पस्कल, जिसके आगे 2 हिस्से हैं। ऊपर ग्लोमरुलस जो कि एक नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज है जो रेड कलर से दिखाया गया है और हरे रंग से प्रदर्शित किया गया है एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर जिसे बॉमेंस कैप्सूल कहते हैं। उसके नीचे कन्वोल्यूजन्स की फॉर्म में प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। नीले रंग से प्रदर्शित किया गया है लूप ऑफ हेनले और उसके बाद में डार्क पिंक कलर से दिखाया गया है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अंत में डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जाकर मिलता है अंतिम भाग यानी कि कलेक्टिंग डक्ट से। इसी नेफ्रॉन का ही अगले चित्र में डिटेल से स्ट्रक्चर बताया गया है जिसमें सभी भागों को दर्शाया गया है। इसमें ग्लोमरुलस में आता हुआ एफरेंट आर्टेरियोल और जाता हुआ इफरेंट आर्टेरियोल दोनों को दिखाया गया है, क्योंकि आप आगे जानेंगे कि ग्लोमरुलस एक नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज होता है जिसमें एक एफरेंट आर्टेरियोल एंटर करता है, डिवाइड एंड रीडिवाइड होता है इनटू कैपिलरीज एंड इट लीव्स द ग्लोमरुलस in the form of efferent arteriole. Now let us discuss the structure of nephron. First part is Malpighian or renal corpuscle. Malpighian corpuscle comprises of glomerulus and Bowman's capsule. अर्थात इसके 2 भाग होते हैं, पहला ग्लोमरुलस और दूसरा Bowman's capsule. पहला भाग जिसे ग्लोमरुलस कहते हैं, it is a network of blood vessel. Blood enters the glomerulus through afferent arteriole and leaves through efferent arteriole. यानी ग्लोमरुलस में आने वाली ब्लड वेसल को एफरेंट आर्टेरियोल कहते हैं और जाने वाली ब्लड वेसल को इफरेंट आर्टेरियोल कहा जाता है। सेकेंड पार्ट नेफ्रॉन का बोमेंस कैप्सूल कहलाता है जो कि एक डबल लेयर्ड कप शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। द ल्यूमन ऑफ द कैप्सूल इज कॉन्टिन्यूअस विद द नैरो ल्यूमन ऑफ रीनल ट्यूब्यूल। यानी बॉमेंस कैप्सूल के अंदर जो यानी उसके केंद्र में जो खाली स्थान होता है वो कॉन्टिन्यूअस होता है उसके अगले भाग यानी ट्यूब्यूल के साथ। इस चित्र में रीनल कॉर्पस्कल का डायग्राम आप भली भांति देख सकते हैं जिसमें बहुत ही स्पष्ट तौर पर एफरेंट और इफरेंट आर्टेरियोल दर्शाए गए हैं और मध्य में ग्लोमरुलस के रूप में एक जाल बिछा हुआ है ब्लड कैपिलरीज का। साथ ही कप शेप्ड स्ट्रक्चर भी जिसे बॉमेंस कैप्सूल कहते हैं उसकी आउटर मेम्ब्रेन की कोशिकाएं नजर आ रही हैं। इस चित्र द्वारा यह स्पष्ट तौर पर दिखाया गया है कि इफरेंट आर्टेरियोल ग्लोमरुलस से बाहर निकलता है। बीच का जो कैपिलरीज का नेटवर्क है वहां से एक्सचेंज होता है मटेरियल्स का, फ्लूइड्स का इनटू द बॉमेंस कैप्सूल जो नीले रंग के एरोज के द्वारा नजर आ रहा है। बॉमेंस कैप्सूल में जो खाली स्थान है उसे कैप्सुलर स्पेस कहा गया है और कैप्सुलर स्पेस से होती हुई सभी फ्लूइड्स और एक्सक्रीटरी मटेरियल्स जिसे हम ग्लोमरुलर फिल्ट्रेट का नाम देते हैं ये सभी नेक्स्ट पार्ट यानी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की तरफ चली जाती हैं। सेकेंड पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इज कॉल्ड एज रीनल ट्यूब्यूल. Renal tubule consists of first
proximal convoluted tubule या PCT. It is lined by cuboidal epithelium and it helps in reabsorption of approximately 70 to 80% of essential nutrients and maintains the pH and ionic balance by secretion, that is tubular secretion. Second part is loop of Henle, a hairpin shaped structure having ascending and descending limbs. This diagram shows the structure of nephron, that is the Malpighian corpuscle as well as the renal tubules. The proximal convoluted tubule is shown, loop of Henle is shown, and the next parts, that is the distal convoluted tubule and collecting ducts are also shown. Third part is distal convoluted tubule, which is again lined by cuboidal epithelial cells. Fourth part is called as collecting duct. The distal convoluted tubule joins to the collecting duct and these collecting ducts unite to form still larger ducts. They are called as ducts of Bellini. Now let us talk about the blood supply to the nephron. Blood supply to human excretory system is as follows. The artery supplying blood to the kidneys is called as renal artery. This artery first divides into afferent arterioles and each afferent arteriole enters into the Bowman's capsule to form the network of capillaries which is called as glomerulus. An efferent arteriole arises from the glomerulus and it divides into different capillaries which are called as peritubular capillaries. All the capillary networks join to form the renal venule. That is, सभी की सभी कैपिलरीज जो पेरीट्यूबुलर नेटवर्क बनाती हैं, ये सभी कैपिलरीज वापस इकट्ठा होकर एक वेन्यूल बनाती हैं जिसे हम रीनल वेन्यूल कहते हैं. All the renal venules unite to form the renal vein that opens into the inferior vena cava. Now come to the renal pressures. Renal pressures are different types of pressures exerted either by the filtrate on the walls of tubules or by the walls of tubules into the filtrate. First is in the small arteries and afferent arterioles, the blood pressure is 100 mmHg. Second, the glomerular hydrostatic pressure, that is the hydrostatic pressure exerted in the glomerulus. It is 60 mmHg. Third is blood colloidal osmotic pressure which is exerted by plasma proteins in the glomeruli. This pressure opposes the process of filtration and it is 32 mmHg. Fourth is capsular hydrostatic pressure. It is exerted against the filtration membrane by the filtrate in the Bowman's capsule during the process of filtration. This pressure is 18 mmHg. This pressure also opposes the process of filtration. Fifth one is effective filtration pressure. This is the total pressure that promotes filtration. अर्थात यह सभी प्रेशर्स को मिलाकर जो फिल्ट्रेशन की क्रिया को प्रमोट करते हैं, जो फिल्ट्रेशन की क्रिया में सहायता करते हैं, उन सभी प्रेशर का टोटल होता है जिसे EFP या इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर के नाम से जाना जाता है. इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर EFP इज इक्वल टू GHP माइनस BCOP एंड CHP, that is 60 minus 50, that is 10 mmHg. Therefore, we can say that a pressure of 10 mmHg causes a normal amount of blood plasma to filter from the glomerulus into the glomerular capsule, that is Bowman's capsule. Glomerular filtration rate is 125 milliliter per minute, or we can say 180 liters per day. Next is filtration fraction. The part of renal plasma which becomes the filtrate is called as filtration fraction. अर्थात रीनल प्लाज्मा का वो भाग जो फिल्ट्रेट के रूप में इकट्ठा हो जाता है उसे फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन कहा जाता है. फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन इज इक्वल टू
glomerular filtration rate divided by renal plasma flow multiplied by 100. The normal filtration fraction varies from 15 to 20%. Now let us discuss about the mechanism of urine formation. Mechanism is divided into 3 steps. First is glomerular filtration, second is selective reabsorption, and third is tubular secretion. Now let us discuss them one by one. First, glomerular filtration. मनुष्य की किडनीज इक्वलेंट अमाउंट ऑफ ब्लड वॉल्यूम प्रति 4 या 5 मिनट में फिल्टर करती रहती हैं। इसी के अनुसार हम कह सकते हैं कि हमारी किडनीज से फिल्टर होने वाले ब्लड की अमाउंट 1300 मिलीलीटर ब्लड प्रति मिनट है। दैट मीन्स अबाउट 1300 मिलीलीटर ब्लड पर मिनट इज filtered in every 4 to 5 minutes by the kidneys. Blood pressure in the glomerular capillaries is so high that there is continuous process of ultrafiltration through semi-permeable membrane of glomerular capillaries. अर्थात ग्लोमरुलर कैपिलरीज की मेम्ब्रेन जो कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम करती है, उससे फिल्टर होने की जो क्रिया है दैट इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस ड्यू टू हाई प्रेशर. वाटर एंड मैनी डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस आर फिल्टर्ड इनटू द ल्यूमन ऑफ बोमेंस कैप्सूल. ग्लोमरुलस से बोमेंस कैप्सूल में फिल्टर होने वाले पदार्थों में पानी और उसमें घुले हुए अनेक प्रकार के पदार्थ होते हैं. दिस फिल्ट्रेट कंटेन्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर and the other substances which are dissolved in it, they are urea, uric acid, creatine, creatinine, amino acids, glucose, sodium, potassium, vitamins and different types of drugs if they are taken. 15 to 25% of water and solutes are removed from the blood plasma that flows through the glomerulus. ब्लड प्लाज्मा से भी पानी की लगभग 15 से 25% मात्रा ग्लोमरुलस से बोमेंस कैप्सूल में फिल्ट्रेशन की क्रिया के द्वारा चली जाती है. दूसरी स्टेप को ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन कहा जाता है. जैसा कि इसके नाम से नजर आ रहा है, ट्यूब्यूल्स में रीएब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया का होना, अर्थात एक बार अवशोषण के बाद ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन की क्रिया में ट्यूब्यूल्स से most of the solutes and water they are absorbed again into the interstitial fluid of kidneys. ट्यूब्यूल से बाहर निकलकर वापस किडनीज के द्वारा एब्जॉर्ब करना, that process is called as reabsorption. From the Bowman's capsule, the glomerular filtrate enters the proximal convoluted tubule. Reabsorption of selected material takes place from the glomerular filtrate into the blood of peritubular capillaries. It is called as tubular reabsorption. This diagram clearly indicates the reabsorption of different solutes in different parts of the nephron. The name of the segments are given in violet shade. They are shown PCT, loop of Henle, DCT, collecting ducts, etc. The name of hormones or diuretic names, they are given in pink color, that is showing the process of osmosis, etc. The names of reabsorbing materials, they are given in red color, which are also represented with red colored arrows showing sodium chloride, potassium, water, HCO3, glucose, amino acids, then again water, then again sodium chloride, etc. The names of secretions, that is, which is the third process of mechanism of excretion, which is also called as tubular secretion. Those secreted materials, they are shown in green color, which are shown in proximal convoluted tubule by green arrow. They are creatinine, antibiotics, diuretics, uric acid, etc. In distal convoluted tubule also, potassium, hydrogen ions and urea, they are shown in green color, which shows the tubular secretion. The percentage of materials reabsorbed is shown in blue color, which is given below the solutes. So the concentration or the percentage of materials reabsorbed, it is given with the solutes being reabsorbed and it is shown in blue color.
The hormones are also shown in orange color. One hormone is aldosterone, another is ADH, antidiuretic hormone. So this picture clearly indicates the process of mechanism of excretion, which is divided into three parts. In the proximal convoluted tubule, about 65% of glomerular filtrate is reabsorbed before reaching to the loop of Henle. For example, glucose, amino acids, vitamins, hormones, sodium, potassium, chlorides, phosphates, bicarbonates, water and urea from the filtrate are reabsorbed. In the descending limb of loop of Henle, water is reabsorbed due to osmosis. Thus, the filtrate becomes hypertonic. This diagram shows the reabsorption of materials from the PCT, proximal convoluted tubule, to the blood capillaries. Chloride ions are reabsorbed from the PCT to blood capillary. Sodium ions are again reabsorbed. Then potassium ions are absorbed from the interstitial fluid into the PCT. Water is again reabsorbed into the blood capillaries. Similarly, glucose and vitamins are also reabsorbed. In the ascending limb of loop of Henle, sodium, potassium, calcium, magnesium and chloride ions are reabsorbed. This limb being impermeable to water, the filtrate becomes hypotonic in nature. In the distal convoluted tubule, there is active reabsorption of sodium ions under the influence of hormone aldosterone. Water is reabsorbed due to the secretion of ADH, that is antidiuretic hormone. अर्थात हम कह सकते हैं कि लूप ऑफ हेनले में तो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम इत्यादि जो आयंस हैं उनका रीअब्जॉर्प्शन होता है। ये लिम्ब पानी के लिए परमिएबल ना होने के कारण, अर्थात ये पानी के रीअब्जॉर्प्शन को अलाउ नहीं करती, तो यहाँ पर आने के बाद फिल्ट्रेट हाइपोटोनिक नेचर का हो जाता है, अर्थात इसके अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशंस घट जाती हैं। उसी तरह से डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में जाने के बाद एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन केवल सोडियम आयंस का होता है। एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन अर्थात कंसंट्रेशन के अगेंस्ट रीअब्जॉर्प्शन का होना, और ऐसा केवल तभी संभव है जब हार्मोन एल्डोस्टेरोन का सिक्रीशन हो। पानी का भी रीअब्जॉर्प्शन एक हार्मोन जिसे एडीएच कहा जाता है उसके इन्फ्लुएंस के अंडर होता है। नेक्स्ट, इन द कलेक्टिंग डक्ट मोर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस. Sodium is also reabsorbed under the influence of aldosterone. The filtrate thus becomes hypertonic and now becomes more concentrated, क्योंकि यहाँ तक पहुँचते पहुँचते कलेक्टिंग डक्ट तक पहुँचते पहुँचते फिल्ट्रेट में सोल्यूट्स की मात्रा अत्यंत बढ़ जाती है और यहाँ से इम्पॉर्टेंट आयंस और वाटर रीअब्सॉर्ब हो चुके होते हैं। इस कंसंट्रेटेड फिल्ट्रेट को यूरिन कहा जाता है। Third part of mechanism of excretion is tubular secretion. The epithelial cells of renal tubule secrete wastes from the bloodstream into the filtrate. Renal tubule की सेल्स के द्वारा कुछ ऐसे एक्सक्रीटरी मटेरियल्स सेक्रेट किए जाते हैं जो कि ब्लड स्ट्रीम से होते हुए फिल्ट्रेट में चले जाते हैं। इन वेस्ट मटेरियल्स में, इन वेस्ट सब्सटेंसेस में क्रिएटिनिन, हिप्यूरिक एसिड, पिगमेंट्स, drugs including penicillin, they are actively secreted in the PCT from the interstitial fluid. Hydrogen ions and ammonia are also secreted. Potassium, hydrogen ions, ammonia, bicarbonate ions, they are secreted actively, that is by active transport in the distal convoluted tubule. So this was all about the mechanism of excretion. All the three processes in total make the urine concentrated. Now let us come to the disorders of excretory system. First is uremia. Malfunctioning of kidneys can lead to accumulation of urea in blood. क्योंकि जब प्रोसेस फिल्ट्रेशन का जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का है वो भली भांति अगर नहीं होगा, किडनीज अपना कार्य सुचारू रूप से नहीं करेंगी, तो यूरिया का अक्यूमुलेशन ब्लड में अधिक मात्रा में हो जाता है, एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज यूरेमिया. इन सच पेशेंट्स the urea is removed by a process called as hemodialysis. What is hemodialysis? It is the separation of certain substances from the blood with the help of a semi-permeable membrane.
Dr. Belding H. Scribner was the inventor of this device. इस चित्र में एक डायलिसिस यूनिट को दिखाया गया है जिसमें एक पेशेंट की रेडियल आर्टरी के साथ इस डायलिसिस यूनिट को अटैच किया जाता है, जिसके द्वारा ब्लड उस सेलोफेन ट्यूब में अंदर जाता है। सेलोफेन ट्यूब से साफ होने के बाद ब्लड वापस दूसरे पैसेज से होता हुआ सिफेलिक वेन में पेशेंट के बॉडी के अंदर वापस चला जाता है और जो व्यर्थ पदार्थ होते हैं उनको यूज्ड डायलाइजिंग सॉल्यूशन के रूप में इकट्ठा कर लिया जाता है। इस डायलिसिस यूनिट को लगभग उतना ही तापमान प्रोवाइड किया जाता है जितना कि हमारे शरीर का टेम्परेचर होता है, जो कि 37 डिग्री सेल्सियस है। तो इस प्रकार हीमोडायलिसिस की प्रोसेस इस चित्र के द्वारा प्रदर्शित की गई है। इस डायग्राम में एक सेलोफेन ट्यूब को पूरी यूनिट के साथ दिखाया गया है, जिसमें एक हेडर पार्ट है, साथ में एक ट्यूब शीट लगी हुई है। सबसे ऊपर ब्लड इनलेट है, अर्थात यहाँ से ब्लड अंदर जाता है। नीचे की तरफ ब्लड आउटलेट है और लोअर साइड की तरफ सॉल्यूशन इनलेट दिखाया गया है, अर्थात यहाँ से जो क्लींजिंग सॉल्यूशन है जिसके द्वारा रक्त को साफ किया जाता है वो सॉल्यूशन डाला जाता है और काउंटर करंट मैकेनिज्म के द्वारा ब्लड फिल्टर होता है जिसमें से वेस्ट मटेरियल्स बाहर निकाले जाते हैं। ऊपर की तरफ सॉल्यूशन आउटलेट दिखाया गया है, अर्थात यहाँ से वेस्ट मटेरियल के साथ सॉल्यूशन बाहर निकलता है। This dialyzing unit having the patient suffering from uremia, the patient is connected to a machine by a tube attached to the radial artery. Blood from the radial artery runs into the cellophane tube that runs through the dialyzer. The dialyzer is filled with dialysis fluid which contains same quantity of electrolytes and nutrients as our normal blood plasma contains, but it does not contain any waste products. The cellophane tube is kept in the dialysis fluid. The wastes diffuse from the blood to the dialysis fluid, thus the blood is purified. Such a process of separating small solutes from macromolecular colloids with the help of semi-permeable membrane is called as dialysis. अर्थात मैक्रोमोलिकुलर कॉलॉइड्स में से छोटे छोटे कणों को, स्मॉल साइज्ड सॉल्यूट्स को अलग करने की क्रिया को, जिसे कि एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की सहायता से अलग किया जाता है, इस प्रोसेस को डायलिसिस कहते हैं। नाउ द ब्लड इज रिटर्न टू पेशेंट्स बॉडी थ्रू अ वेन, यूजुअली अ रेडियल वेन. This diagram also shows the process of dialysis having a semi-permeable membrane in between which separates the wastes from the patient's blood. Second type of disorder is renal calculi or renal stones. Insoluble mass of crystallized salts formed within the kidneys accumulate to form the stones. Glomerulonephritis. It is the inflammation of glomeruli of the kidney. Next is cystitis. The inflammation of urinary bladder caused by an infection spread from urethra or in male due to the pressure exerted by prostate gland. अर्थात यूरिनरी ब्लैडर का इन्फ्लेमेशन होने के कारण होने वाली बीमारी को सिस्टाइटिस कहते हैं, जो कि यूरेथ्रा से पास किया हुआ कोई इन्फेक्शन हो सकता है इन फीमेल्स या मेल्स में प्रोस्टेट ग्लैंड के बढ़ने से होने वाला एक डिसऑर्डर है. In the last, after the completion of lesson, now let us discuss the questions which are based on this lesson. First is, why ammonia is converted into uric acid crystals directly in the uricotelic animals. Second is, what is nephron. Third question is, how does Henle's loop plays important role in concentrating the urine. Henle's loop का यूरिन को कंसंट्रेट करने में यानी फिल्ट्रेट में वेस्ट मटेरियल्स की कंसंट्रेशन बढ़ाने में क्या योगदान है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज हीमोडायलिसिस. हीमोडायलिसिस क्या होती है एंड व्हाई इज इट सो इम्पॉर्टेंट, और ये क्यों जरूरी है. नेक्स्ट इज, एक्सप्लेन द रोल ऑफ ADH, दैट इज एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, एंड एल्डोस्टेरोन. So this was all about my lecture on excretion. Thank you.